गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं यूनिक लर्निंग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप के चैप्टर का यूनिट है और ये वीडियो किन के लिए रेलिवेंट है, तो ये वीडियो क्लास 12 एज वेल एज सीए फाउंडेशन दोनों ही बच्चों के लिए रेलिवेंट होने वाला है। हम लोग आज इस चैप्टर का पूरा क्रक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लगभग आधे घंटे या 34 मिनटों में। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है आयुष मोदी। लेट्स स्टार्ट। हम लोग महाभारत काल से बात को शुरू करते हैं। महाभारत में दो गुट थे, कौरव और पांडव। कौरवों के पास हस्तिनापुर था और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ। फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ। वजह क्या बनी? वजह बनी ह्यूमन नेचर, यानी कि इंसान हमेशा इस बात के असंतोष में रहता है कि उसके पास जो है वो कम है, वो पर्याप्त नहीं है। और कुछ ऐसा ही पार्टनरशिप में भी होता। पार्टनरशिप में किसी पार्टनर को ये भ्रम हो जाना कि उससे मिलने वाला शेयर कम है और उसके फलस्वरूप सारे पार्टनर्स का ये तय करना कि भाई अब से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो ये नहीं बल्कि ये होगा। तो क्या ये वही सिचुएशन है जो हमने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है? देखिए मेरे साथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि क्या अब आपको चैप्टर के नाम में कोई प्रॉब्लम है? ये चैप्टर का नाम था, यानी जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करते हैं तो क्या कुछ बातें निकल के आती हैं। तो बात कुछ यूँ है कि आप निर्णय लेने तक स्वतंत्र होते हैं, निर्णय लेने के बाद नहीं। यानी कि कोई भी निर्णय लेने के उपरांत आपको कई सारे काम निपटाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं उस डिसीजन के एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत सरकार ने फैसला किया कि वो नोटबंदी कर रही है तो 500 और 1000 के नोट अगले दिन से बंद नहीं थे, वो बंद हुए 3 महीने बाद से। और उसके पहले पब्लिक को कुछ काम सौंपा गया। क्या काम था कि आपको 500 और 1000 के नोट नए वाले 500 और नए वाले 2000 के नोटों से बदलना था। तो यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए ले तो सकते हैं, लेकिन उस डिसीजन के रिगार्डिंग, उस डिसीजन के एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कई सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से जब पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग ये तय करते हैं कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अब से बदलना है, तो उसके बदलने से जस्ट पहले कुछ 4-5 काम ऐसे बनते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। हम लोग उन कामों को एक एक करके समझेंगे, देखेंगे मेरे साथ। जो सबसे पहला काम हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना पड़ता है वो है गेनिंग रेशियो निकालना। और जहाँ भी बात गेनिंग रेशियो की आएगी वहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है तो उसके कारण किसी पार्टनर को फ़ायदा होता है और किसी पार्टनर को नुकसान। यानी कि किसी पार्टनर को कुछ छोड़ना पड़ता है तो वही किसी पार्टनर को कुछ मिलता है। तो जिसे कुछ मिलता है उसके लिए हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और जिसे कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, हम लोग उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये तो बात हो गई कि निकालते हैं, लेकिन क्यों निकालते हैं? तो हम लोग इसे इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये तो एक काम हो गया। इस काम के बाद में हम लोग 3-4 काम और ऐसे हैं जो हम लोग करते हैं, और उन कामों में ये गेनिंग रेशियो और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ आता है, एप्लीकेशन आता है। तो उसमें यूज़ करने के लिए हमें गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब हमें जो दूसरा काम करना पड़ता है वो क्या है? वो है ट्रीटमेंट ऑफ किस चीज़ का? गुडविल का। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल क्या है? गुडविल जो है वो प्रॉफिट है जो आप एक्स्ट्रा कमाते हैं। एक्स्ट्रा किससे? एक्स्ट्रा दूसरों से।
अच्छा, एक्स्ट्रा क्यों कमाते हैं? एक्स्ट्रा कमाते हैं अपने पास्ट के एफर्ट्स के कारण। तो इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल इज़ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सपोज किसी पार्टनरशिप फर्म का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 5 लाख का है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब ये 5 लाख रुपए यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस में बढ़ता? गरीबों में बढ़ता है? नहीं, पार्टनर्स में बढ़ता। तो ये 5 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग एज्यूम करते हैं 3:2। तो अगर बात 3:2 की करें तो उस हिसाब से जो पार्टनर नंबर ए होगा हमारा, उसे मिलेंगे 3 लाख, और जो पार्टनर नंबर बी होगा उसे मिलेंगे 2 लाख। तो ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के हिसाब से है। लेकिन चैप्टर किस बारे में है? चैप्टर है उस बारे में कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदला जाता है यानी चेंज किया जाता है। तो हम लोग इसको अब चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो 2:3 है। कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 रखते हैं। 2:3 के अकॉर्डिंग ए को और बी को कितना मिलना चाहिए? तो ए को मिलना चाहिए 3 लाख और बी को मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए 2 लाख और बी को मिलना चाहिए 3 लाख। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ए को पहले 3 लाख मिलने वाला था वो अब ए को 2 लाख मिलेगा। क्यों? चेंज इन PSR के कारण। और बी को 2 लाख मिलने वाला था तो अब बी को 3 लाख मिलेगा नए PSR के कारण। तो क्या किसी को कुछ लॉस है क्या? हाँ, ए को लॉस है। किस चीज़ से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने से। कितने का लॉस है? तो भाई साहब लॉस है 1 लाख रुपए का। हम लोग इसे माइनस में लिख देते हैं। और अगर एक पार्टनर को लॉस है तो ऑब्वियसली किसी को गेन होगा। तो गेन यहाँ किसको है? गेन है यहाँ बी को। कितने का गेन है? 1 लाख रुपए का गेन है। क्लियर है बात यहाँ तक? आप सोचेंगे कि ये जो आपके आंखों के सामने हो रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब कि ये चलेगा क्या कि एक को प्रॉफिट हो जाए और दूसरे को लॉस हो जाए? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यानी कि नियम क्या कहता है कि जब भी कोई एक पार्टनर प्रॉफिट रेशियो के चेंज हो जाने से चीटेड फील करता है तो बाकी पार्टनर्स उसे कॉम्पेंसेट करते हैं, यानी उसके नुकसान की भरपाई करते हैं। हमेशा नहीं, तब जब उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण नुकसान होता। तो यहाँ पे लड़ाई रुक सकती है। अगर बी ए को 1 लाख रुपए दे दे तो लड़ाई रुक सकती है। लेकिन कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई अगर बी ए को 1 लाख रुपए दे देगा तो ना तो ए को प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, और वही ना तो बी को प्रॉफिट होगा ना तो बी को लॉस होगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनानी थी तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके फ़ायदा क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना ही नहीं चाहिए था। तो मैं इस प्रश्न के जवाब में कहना चाहता हूँ कि गुडविल निकालने का क्या तरीका होता। आप गुडविल निकालने का तरीका जब पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो गुडविल हम लोग निकालते हैं, वो आगे आने वाले 3, 4, 5 वर्षों के लिए निकालते हैं, यानी कि लाइफ टाइम के लिए नहीं निकालते हैं। वी कैलकुलेट इट फॉर 2, 3, 4 और 5 ईयर्स। तो हम लोग ने जो ये 5 लाख रुपए का गुडविल निकाला है, ऑब्वियसली ये गुडविल 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निकाला गया होगा। लेकिन उसके बाद भी तो गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा ना, मतलब कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसके बाद भी होता रहेगा। जब ये 3, 4, 5 साल बीत जाएंगे उसके बाद भी ये प्रॉफिट होता रहेगा। तो उस समय जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:3 में बांटा जाएगा। लेकिन अभी जो इमीडिएट फ्यूचर में ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 3:2 में बांटा जाना चाहिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण यहाँ पे ए को नुकसान हो रहा था और बी को फ़ायदा हो रहा था। कितने का? 1 लाख का नुकसान और यहाँ 1 लाख का फ़ायदा। पार्टनरशिप डीड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
ए को इस बात का प्रोटेक्शन देता है कि जब भी वो चीटेड फील करेगा, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाने से जब भी उसे हानि होगी, तो उस हानि को कॉम्पेंसेट वो पार्टनर्स करेंगे जो कि इस प्रोसेस में लाभ उठा रहे हैं। तो ए को कितना मिलना चाहिए? ए को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। देगा कौन? देगा बी। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड्स हमारे पास है, यानी कि हम लोग 2 मेथड से इस एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो आप देखेंगे। सबसे पहला मेथड क्या कहता है कि भाई मिलना किसको चाहिए? उसको जिसको कि नुकसान हो रहा। तो हमारे केस में, हमारे एग्जाम्पल में ए को नुकसान हो रहा, तो हम लोग लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और इसे मिलना कितना चाहिए? 1 लाख। और देगा कौन? ये मैं क्रॉस कर देता हूँ। और देगा कौन? देगा वो जिसे कि इस एग्जाम्पल में फ़ायदा हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से। तो देगा बी, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना देगा? 1 लाख। तो अगर जिन पार्टनर्स को अगर गेन हो रहा है, अगर वो पार्टनर्स 1 से ज़्यादा हैं, आई रिपीट, गेन होने वाले पार्टनर्स अगर 1 से ज़्यादा हैं, तो जो भी वो देंगे वो किस रेशियो में देंगे? वो गेनिंग रेशियो में देंगे। और जिनको लॉस हो रहा है, यानी जिनको कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, उन पार्टनर्स की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, तो उनको जो भी मिलेगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप देख सकते हैं कि हमने गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला था। आ गया काम यहाँ पे। तो ये था मेथड नंबर 1। अब एक मेथड नंबर 2 हमारे पास आता है। सेम एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है? पहले ये बताओ कि भैया गुडविल असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है भैया, असेट है। लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हो? असेट है। तो हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। असेट को बुक्स में लाने के लिए या बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना? गुडविल टोटल कितना है? कई बच्चे 1 लाख बोल रहे हैं, कई बच्चे 3 लाख बोल रहे हैं, कई बच्चे 2 लाख बोल रहे हैं। टोटल गुडविल कितना है? 5 लाख। 5 लाख, ओके। और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस में? 2A में, 2B में। A और B में डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन ओल्ड वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि इसमें। तो यहाँ पे A को मिलना चाहिए था 3 लाख और B को मिलना चाहिए था 2 लाख। इतनी बात हो गई। सेकंड स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ये पहली एंट्री है। सेकंड एंट्री क्या है? ये जो गुडविल हमारे असेट में आ गया है, हमारे बुक्स में आ गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है AS 26 की, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यानी कि CA IPCC, जिसका नाम आजकल बदलकर CA इंटरमीडिएट हो गया है, वहाँ पे AS 26 आपको पढ़ना है। और AS 26 कहता है, इंटेंजिबल असेट्स, AS 26 कहता है कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, यानी खुद से उत्पन्न हुआ है, हमारे पास्ट के एफर्ट्स से, हमने किसी से ख़रीदा नहीं है, पास्ट के एफर्ट्स से जनरेट हुआ, उस गुडविल को हम लोग बुक्स में नहीं दिखाते हैं। देखिए क्या हमने दिखाया है क्या? मतलब इस एंट्री में क्या गुडविल कहीं दिख रहा है आपको? गुडविल कहीं नहीं है। और क्या कहता है वो AS 26? और एक और बात कहता है, वो ये कहता है कि या तो आपको बुक्स में दिखाना ही नहीं है, और अगर आप दिखाते हैं, अगर जैसे कि यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, अगर आपके बुक्स में ये दिख गया तो तुरंत उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों ख़त्म करना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ परचेज्ड गुडविल को, यानी जब हम गुडविल दूसरे फर्म से ख़रीदते हैं, उस गुडविल को हम लोग अपने बुक्स में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके लिए एक एब्सोल्यूट अमाउंट पे करते हैं। और ये जो 5 लाख है, ये हमारे एस्टिमेशन और हमारी कैलकुलेशन से आया है। ये कोई एब्सोल्यूट अमाउंट तो है नहीं, लेकिन जब हम 5 लाख रुपए में इसी गुडविल को किसी और फर्म से ख़रीदते, उसका नाम खरीदते किसी और फर्म का, तो वो एब्सोल्यूट होता है, क्योंकि हम 5 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं। इसीलिए AS 26 कहता है कि आपको परचेज्ड गुडविल को अपनी बुक्स में दिखाना चाहिए एज अ असेट, और जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसे आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखाना चाहिए। और अगर दिखाते हैं तो क्या करना है?
राइट ऑफ यानी कि ख़त्म करना। तो यहाँ क्योंकि हमने दिखा दिया है तो इसको तुरंत क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। किसी चीज़ को राइट ऑफ करने के लिए अगर वो डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देना, अगर ये क्रेडिट होता तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। तो टू गुडविल अकाउंट कितना 5 लाख हमारे बुक्स में आया है तो ख़त्म भी पूरा का पूरा 5 लाख ही करेंगे। और अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज कैपिटल में, सिर्फ ए लिख देते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ भी हमने ए लिखा है। तो एज अकाउंट डेबिट और बीज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो हम इस 5 लाख को बांटेंगे, मतलब इस 5 लाख को राइट ऑफ करेंगे, वो ओल्ड पीएसआर में नहीं करेंगे, न्यू पीएसआर में करेंगे, यानी कि 2:3 में। और नई वाली रेशियो के अनुसार ए को मिलना चाहिए 2 लाख और बी को मिलना चाहिए 3 लाख। तो ए को हमें मिल गया 2 लाख और बी को मिल गया 3 लाख। अब आप इस दोनों एंट्री को जब काट कूट के देखेंगे, यानी जब इस दोनों एंट्री का आप नेट इफेक्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि यही एंट्री है। अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं। फॉर एग्जांपल गुडविल यहाँ पे 5 लाख रुपए से डेबिट है और इस एंट्री में गुडविल 5 लाख रुपए से क्रेडिट है, तो ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पे ए 3 लाख रुपए से क्रेडिट है और यहाँ पे ए 2 लाख रुपए से डेबिट है। नेट इफेक्ट क्या आया, 1 लाख रुपए से क्रेडिट आया। देखिए 1 लाख रुपए से ये क्रेडिट किया हुआ, तो यानी कि ये वाला ए और ये वाला ए कट गया। ये दोनों को देख लो, यहाँ पे बी 3 लाख रुपए से डेबिट है और यहाँ पे बी 2 लाख रुपए से क्रेडिट है। व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट इज़ कि बी अगर आप 3 लाख रुपए से डेबिट कर दें तो बात बन जाएगा। देखिए यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से डेबिट है, तो ये भी कट गया। तो आई होप आपको दोनों सिचुएशंस क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि चेंज इन पीएसआर में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। और इन दोनों कामों के अलावा 2-3 काम और है जो अभी हमें करना है, उन कामों के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब जो तीसरा काम हमें करना है, तीसरा काम वो क्या है? वो है ट्रीटमेंट। किस चीज़ का भैया? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एंड किस चीज़ का ट्रीटमेंट? एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब कि ऐसा प्रॉफिट या ऐसा लॉस जिसे आपने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, एक्यूमुलेट करके यानी जमा करके रखा हुआ है। जैसे कीचड़ जम जाता है वैसे कई बार हम लोग प्रॉफिट या लॉस को जमा के रख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इसका यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहली बात कि रिजर्व्स होता क्या? जब भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट क्या किया जाता है? पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके रख दिया जाता है जो कि हमारे आड़े तिरछे वक्त में काम आता है, जिसे हम इमरजेंसी के लिए भी कहते हैं। मतलब कि कुछ प्रॉफिट जब इमरजेंसी के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न रख दिया जाता है, तो ऐसे पैसे को हम लोग रिजर्व्स कहते हैं। रिजर्व्स। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब बात को आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनरशिप फर्म को 10 लाख रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। फर्म के पास ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? या तो इस 10 लाख रुपए को पार्टनर्स में बांट दो अमॉन्ग पीएसआर, या फिर इस 10 लाख रुपए में से कुछ पैसा अलग रख लो जो कि आरे वक्त में काम आएगा। तो इस फर्म ने क्या किया? 2 लाख रुपए रिजर्व में रख लिए। यानी कि ये 2 लाख रुपया कौन सा रुपया है? ऐसा रुपया जो कि बटेगा ही नहीं, ऐसा प्रॉफिट जो कि बटा ही नहीं है। और बचा हुआ 8 लाख का क्या हुआ? ये 8 लाख पार्टनर्स में बट गया। किस रेशियो में? इन पीएसआर। अब वक्त चलता गया, समय का पहिया चलते एक वक्त ऐसा आया जब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल देने की बात होने लगी।
यानी कि अब से जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, पीएसआर में कि न्यू वाले पीएसआर में, न्यू वाले पीएसआर में। तो अब से जो प्रॉफिट होगा वो न्यू पीएसआर में बटेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। और अगर ये रिजर्व कभी काम ही नहीं आया तो कभी ना कभी तो इस रिजर्व को बांटना पड़ेगा ना, कि नहीं बांटना पड़ेगा। तो ये बताओ कि प्रॉफिट किस में बढ़ता, पीएसआर में बढ़ता। और अगर कोई ऐसा चीज़ जो कि प्रॉफिट का ही हिस्सा है जिसे हम रिजर्व का नाम दे रहे हैं, वो जब फ्यूचर में बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा। अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज हो जाने के बाद इस रिजर्व को बांटते हैं तो फिर ये रिजर्व न्यू पीएसआर में बट जाएगा अपने आप। और इसी चीज़ से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि ये रिजर्व वो प्रॉफिट है जो हमने इस पीएसआर के चेंज होने से पहले कमाया था। यानी कि जब पीएसआर हुआ करता था, ना कि न्यू पीएसआर। तो वो प्रॉफिट जो हमने पीएसआर के वक्त कमाया था, न्यू पीएसआर के वक्त नहीं, वो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि ऐसा रिजर्व न्यू पीएसआर से जस्ट पहले, यानी पीएसआर के बदलने से जस्ट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए अमॉन्ग पार्टनर्स। और यही है हमारा रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। और इसी रिजर्व को आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस का भी नाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपने जिस प्रॉफिट को अलग करके रखा है आप उसे रिजर्व नहीं कह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह देते हैं, तो बात बराबर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। रिजर्व का ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इसे यहाँ पे बांटा ना जाए तो फिर आगे जाके ये न्यू पीएसआर में बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हमें जो चौथा काम देखना है वो क्या है, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। वैसे कई लोग लाइबिलिटीज़ के लिए रीअसेसमेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन चल जाएगा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ये किसी फर्म की लाइफलाइन फर्म जो है यहाँ से शुरू होता है। जब पीएसआर, इस फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए और बी। फर्म में जो पीएसआर है वो है 1:2। फर्म चलती जाती है और एक ऐसा वक्त आता है फर्म के जीवन में, एक ऐसा मोड़ आता है जब सारे पार्टनर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो अब से बराबर होगा। यानी कि ना किसी को कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, 1:1। क्लियर है बात यहाँ तक। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 है, तो ये बताइए कि इससे होने वाला जो प्रॉफिट है इससे पहले होने वाला जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बढ़ता आया होगा। ऑब्वियसली वो 1:2 में बढ़ता आया होगा। और इस फेज़ के बाद जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे, यानी कि फर्म कमाएगी, वो किस रेशियो में बटेगा, 1:1। क्लियर है बात यहाँ तक। तो एक बात बताइए कि इस फेज़ में फर्म ने जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्वायर की होगी, यानी परचेज की होगी, क्या उस असेट और उस लाइबिलिटीज़ की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सेम होगी क्या। यानी हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 1990 कर देते हैं और इसको 2025 कर देते हैं। ये बताइए कि क्या यहाँ पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इस फर्म ने बाई करी होगी, क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे यानी कि 2025 में एग्जैक्टली सेम होगी क्या। द आंसर इज़ नो। तो यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो हम लोग का प्रॉफिट या लॉस बनेगा। कैसे। तो सपोज़ कि यहाँ पर अगर कोई एसेट, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए का था और यहाँ पे वही एसेट 50 लाख का हो गया है, कितने 35 वर्षों में।
तो क्या ये प्रॉफिट है या नहीं? बिल्कुल प्रॉफिट है। तो ये जो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यानी 50 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 40 लाख। तो जो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बंटना चाहिए? मतलब अभी आपने बताया कि इस पीरियड में बंटने वाला जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बटेगा 1:2। तो ये जो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ आएगा वो किस फेज़ का? इस फेज़ का या फिर इस फेज़ का जिसमें कि न्यू पीएसआर, ये न्यू पीएसआर है। यानी कि यहाँ पे होने वाला प्रॉफिट और यहाँ पे होने वाला प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हमें होगा वो 1:1 में बटेगा, यानी कि न्यू पीएसआर में, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हमें होगा वो 1:2 में बटेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो हम लोग उससे जस्ट पहले होने वाला जितना प्रॉफिट है और जितना लॉस है उसको उसी रेशियो में बांट ले जिसमें कि वो बटना चाहिए था। तो उसी तरीके से हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज़ में ये जानते हैं कि हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से जस्ट पहले हम लोग दोबारा से इसकी कीमत निकालते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, और हमें जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसे हम उसी रेशियो में बांट लेना चाहते हैं जिस रेशियो में ये वाकई बंटना चाहिए। तो अब इसे बांटने का कितना तरीका है? बांटने का 2 तरीका है। जैसे गुडविल में हमने पढ़ा कि भाई उसे 2 तरीके से आप जर्नलाइज कर सकते हैं, यहाँ भी आप इस एंट्री को 2 तरीके से जर्नलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब आप चाहते हैं कि आपका रिवाइज्ड वैल्यूज़, जो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवाइज्ड वैल्यूज़ है, वो रिवाइज्ड वैल्यूज़ आपकी बैलेंस शीट में दिखे, तो कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ टू बी शोन कहाँ? इन बैलेंस शीट। ये पहला तरीका। इसमें एंट्री कैसे करी जाएगी? तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एसेट को बढ़ाना है, जैसे 10 लाख वाली ज़मीन अगर 50 लाख हो गई तो बढ़त कितनी है? इंक्रीमेंट कितना है? 40 लाख। तो अगर यहाँ हम लोग लिखेंगे टू इंक्रीज़ वैल्यू ऑफ असेट, यानी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या एंट्री पास करनी होगी? एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो हम लोग लिखेंगे असेट अकाउंट डेबिट। कितना? 40 लाख। अच्छा, ये जो 40 लाख रुपये का इंक्रीमेंट है, मतलब बढ़त है हमारे असेट में, ये कैसे हुआ है? क्या हमने पैसा दे के 40 लाख रुपये का एसेट एक्वायर किया है? नहीं। अगर पैसा दे के करते तो यहाँ लिखते टू बैंक या फिर टू कैश, लेकिन हमने पैसा तो दिया नहीं है। तो अगर पैसा नहीं दिया है और ये 40 लाख रुपये का असेट हमारे पास आ गया है, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो हमें हमारे असेट से हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ जाता है? प्रॉफिट जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 40 लाख। अब ये बताओ कि क्या ये 40 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये हो चुका है क्या? नहीं, हुआ नहीं है अभी। मतलब कि हमने इस ज़मीन को अभी बेचा नहीं है, यानी कि जब 10-15 सालों बाद हम इस ज़मीन को बेचेंगे तो बेचने के बाद हमें ये प्रॉफिट एक्चुअली होगा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट हमें तब होगा। लेकिन तब हम उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि जब आपको प्रॉफिट होगा एक्चुअली, तब आप उसे उस वर्ष के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो फिर आज कैसे रिवैल्यू करें? आज ये 40 लाख रुपए कैसे रिवैल्यू होगा? तो उसके लिए जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, और इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा 40 लाख। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पे तो एसेट बढ़ी है तो हमने ये बढ़ने की एंट्री डाली है। जब ये एसेट
जब ये एसेट डिक्रीज होगी तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग परचेज की थी 1990 में 50 लाख की और आज उसकी कीमत 10 लाख है, यानी 40 लाख रुपए से वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इसी तरीके से हमें लाइबिलिटीज़ की भी एंट्री करनी है, बढ़ने की भी और घटने की भी। और जब इतनी बातें हो जाएंगी तो फिर इस रीवैल्यूएशन को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो हमें इसे डेबिट कर देंगे। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, और हम इस 40 लाख रुपए को उनके ओल्ड वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जो भी आएगा यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक? ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड कहता है कि भाई हम ये इन रिवाइज्ड वैल्यूज़ को अपने बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन तो हो जाए लेकिन ये रिवाइज्ड वैल्यूज़ हमारे फॉर्म में, हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये है पार्ट बी। कहता है कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ नॉट टू बी शोन कहाँ, इन बैलेंस शीट। मतलब हम चाह ही नहीं रहे कि ये रिवाइज्ड वैल्यूज़ हमारी बैलेंस शीट में दिखे। तो अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखने जा रहे हैं। इस सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको नेट रिज़ल्ट चाहिए। नेट रिज़ल्ट बोले तो कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, ये बता दो। मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस। अगर एसेट की कीमत बढ़ते वक्त के साथ बढ़ जाए क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर लाइबिलिटीज़ की कीमत, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ते वक्त के साथ बढ़ जाए तो क्या होगा, लॉस होगा। तो उसी तरीके से जब लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घट जाती है तो प्रॉफिट होता है, और जब एसेट्स की वैल्यू घट जाती है तो लॉस होता है। आप सोचिएगा कि मैंने अभी क्या कहा, लेकिन हमको उतना सब मत बताओ। हमको ये बताओ कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो ये निकालना है कि नेट कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपको उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री लगानी है। छोटे से उदाहरण से आप बात को समझ सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करने से जब एसेट्स को रीवैल्यू करके देखा गया, लाइबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू करके देखा गया, तो नेट रिज़ल्ट प्रॉफिट का आया। फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ये किस में बंटना चाहिए था? ये बंटना चाहिए था पार्टनर्स में, ओल्ड वाले PSR में। लेकिन क्योंकि अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, जब ज़मीन बिकेगी तब प्रॉफिट होगा, तो तब ये किस में बटेगा? तब तो ये न्यू PSR में बटेगा। तो बताओ कि क्या किसी पार्टनर को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और क्या किसी पार्टनर को फ़ायदा भी होगा? 100% फ़ायदा होगा। तो जिसे फ़ायदा होता है हम उसे कुछ मांग लेते हैं, और जिसे हम कुछ मांगते हैं उसे हम कर देते हैं क्या, डेबिट। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जिसे नुकसान होता है उसे हम कुछ दे देते हैं। कितना दे देते हैं? एग्जैक्टली उतना जितना उससे नुकसान हो रहा है। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात यहाँ तक? और अगर नुकसान होने वाले पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं तो इनको जो भी मिलेगा वो इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। और अगर फ़ायदा होने वाले पार्टनर्स एक से ज़्यादा हैं तो ये लोग मिल के जो भी देंगे, जितना भी देंगे वो गेनिंग रेशियो में देंगे। क्लियर बात यहाँ तक? ये गेनिंग रेशियो है। तो अगर आपको इस पूरे चैप्टर का सार यानी कि क्रक्स क्लियर है तो आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लॉजिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो आज तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से निकलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे यूनिक लर्निंग और मेरा नाम है आयुष मोदी। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।